हाय, मैं नितिन कुमार। हमेशा की तरह आपका मैं अपने YouTube चैनल नितिन सर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। देखिए, ये पूरी की पूरी जो द हिंदू की एडिटोरियल एनालिसिस होती है, ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपीएससी की बात हो या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो, एसएससी एग्जामिनेशन की बात करें, बैंकिंग की करें, या किसी भी अधीनस्थ कर्मचारियों से संबंधित जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उसके लिए काफ़ी मायने रखते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि आप इसको देखें भी और साथ में अपने सहपाठियों के साथ इसको शेयर भी करें। ओके, तो देखिए, समझिए कि आज के एडिटोरियल एनालिसिस की यदि बात की जाए 24 जुलाई 2020 की, तो ये दोनों ही एडिटोरियल आज आईआर से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड है, जो कि यूपीएससी के जीएस पेपर सेकंड का हिस्सा है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि कैलिब्रेटेड बैलेंस, यानी कि सोच समझ के क्या करना है, संतुलन करना है। कैलिब्रेटेड बैलेंस ऑन इंडिया एंड नॉन अलाइनमेंट, तो एक सोच समझ के संतुलन स्थापित करने की ज़रूरत है, नपातुला संतुलन स्थापित करने की ज़रूरत है भारत और जो गुट निरपेक्ष देश की जो संगठन है उसके बीच में। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि गुट निरपेक्ष है क्या, या नॉन अलाइनमेंट क्या कहते हैं। देखो, शीत युद्ध के समय में बाइपोलर वर्ल्ड या द्विध्रुवीय विश्व हुआ करती थी। एक तरफ यूएसए हुआ करता था और दूसरी तरफ यूएसएसआर हुआ करता था। और शीत युद्ध एक तरीके से आप ये समझिए कि जिस भी पक्ष में ज़्यादा देश हैं वो ज़्यादा ताकतवर माना जाता था। तो भारत ने उस समय, जब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, तो शुरुआत में दोनों में से किसी पक्ष में जाने की बात नहीं की और अपनी तटस्थता बनाए रखने की बात की, और ये सिद्धांत था। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत भी की गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू एक संस्थापक सदस्य में से थे। तो इस पृष्ठभूमि के तहत ही हम इस पूरे के पूरे एडिटोरियल को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहा जा रहा है कि नॉन अलाइनमेंट एज ए पॉलिसी मस्ट बी रिथॉट, बट इंडिया मस्ट बी वेरी ऑफ अलायंस सिस्टम। तो कहा यह जा रहा है कि जहाँ तक गुट निरपेक्षता की सवाल है, एक नीति के रूप में इसको जरूर से पुनः विचार किया जाना चाहिए। लेकिन भारत की जहाँ तक बात है, तो वो ये जो गठबंधन का जो पूरी की पूरी जो प्रणाली है, उससे थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। In separate statement this week, External Affairs Minister S. Jaishankar laid out the India's world view in the face of the global challenges, many of which pull it in the different direction. एक अलग वक्तव्य जारी करके इस हफ्ते हमारे जो परराष्ट्र मंत्री या विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उन्होंने विश्व में जो स्थिति है अभी है उसके मद्देनज़र जो कुछ भी चुनौतियां हैं और जिस ढंग से भारत को अलग अलग दिशा में खींचने की कोशिश की जा रही है विश्व के अलग अलग राष्ट्रों के द्वारा, चाहे वो यूएसए हो या दूसरी तरफ आप क्वाड की बात कर लें या आरसीईपी की बात कर लें, या फिर आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। तो ये एक कहीं ना कहीं भारत के लिए अलग अलग जो पुलिंग फोर्सेस हैं उसके बीच में समन्वय स्थापित करने में थोड़ा सा मुश्किल चुनौती दे रहा है। तो उसके बारे में अलग से एक वक्तव्य जारी किया गया हमारे परराष्ट्र मंत्री या विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। मिस्टर जयशंकर कंटेंशन वाज that non-alignment as a concept belong to a bygone era and that multipolarity in the world necessitate that India must have to take a definite stand. अब जयशंकर जी ने ये कहा कि जहाँ तक गुट निरपेक्षता का सवाल है, वो यदि एक परिकल्पना के रूप में लिया जाए तो वो बीते युग की बात है, मतलब वो समय बीत चुका है। और आज की जो विश्व की जो ज़रूरत है वो क्या है, मल्टीपोलैरिटी, यानी कि मतलब अलग बहुध्रुवीय स्थिति की बात की जा रही है। किसके द्वारा? तो एस जयशंकर के द्वारा। और भारत जरूर से इस मामले में एकदम से पक्का रुख ले, किसी भी पक्ष में जाने की यदि बात हो तो, and even take risk on the issues such as connectivity, maritime security, terrorism and climate change. और ये कहा कि भारत को जहाँ हो सके तो ज़रूरत पड़े तो खतरा भी मोल लेना चाहिए, जोखिम भी मोल लेना चाहिए, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डाटा कनेक्टिविटी की बात हो, या फिर समुद्री सुरक्षा की बात हो, आतंकवाद की समस्या हो, या जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई समस्या हो।
However, he made it clear that India does not reject non-alignment in its entirety. तो साथ में उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि देखिए कि जहाँ तक गुटनिरपेक्षता का सवाल है, हम इसको पूरे सिरे से खारिज नहीं करते, एंड that while it would no longer remain disentangled from the difficult decision, it would not compromise on its independence. और साथ में ये कहा कि यदि बहुत ही कठोर निर्णय लेने की बात हो तो हम उससे भी दूर नहीं हटेंगे, लेकिन साथ में हम अपने स्वतंत्रता पे भी किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे हैं. More importantly, he said that India has never been a part of alliance system, nor will it ever be. साथ में इन्होंने ये भी कहा कि भारत कभी भी अलायंस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहा है और ना कभी वो बनेगा. किसी भी गठबंधन वाली जो एक तौर तरीके हैं उसका ना हिस्सा रहा है ना आगे होगा. He added that the US must look beyond its present alliance and engage with the more multilateral arrangement. तो साथ में सिर्फ और सिर्फ भारत की प्राथमिकता के बारे में ही नहीं बताया. विदेश नीति की बात की जाए तो साथ में यूएसए की प्राथमिकता के बारे में भी बताया कि भाई उन्होंने साथ में ये सलाह दिया यूएसए को, अमेरिका को, कि वो हाल का जो उसका जो मौजूदा जो अलायंस का सिस्टम है उसके ऊपर फिर से पुनर्विचार करे और जहाँ तक हो सके तो बहुपक्षीय जो व्यवस्था है उसमें वो शामिल हो. नेक्स्ट, Mr. Jaishankar explained that while non-alignment worked for the India during the Cold War era between the US and the Soviet Union, the fact that the India and China share a land boundary would always be a factor in a new Cold War between US and the China. जयशंकर ने साथ में ये भी एक्सप्लेन किया कि देखिए जहाँ तक गुटनिरपेक्षता का सवाल है, वो जब शीत युद्ध चल रही थी यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में, तब तो वो काम कर रहा था गुटनिरपेक्षता जैसी नीति. लेकिन आज चूंकि भारत जो है वो चीन के साथ जमीनी सीमा शेयर करता है, साझा करता है, तो ये जो नया शीत युद्ध हो रहा है किसके बीच में, यूएसए और चीन के बीच में, तो उसमें ये तटस्थता बनाए रख पाना थोड़ा सा मुश्किल सा काम है. He spoke of the Indo-US cooperation in many fields and the growing maritime collaboration in particular, but left unsaid the hard reality that the military collaboration on the land would prove problematic given the India's disputed boundary with China, the venue of the nearly 3 months long standoff between the PLA and the Indian Army. अब देखो जहाँ तक भारत और यूएस के सहयोग का सवाल है, बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है, और साथ में खास करके उन्होंने ये बात कही कि समुद्री मार्ग की यदि बात करें, उसकी सुरक्षा की बात करें, मालवाहक जहाज़ों की सुरक्षा की बात करें, तो उस मामले में बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है यूएसए और इंडिया के बीच में. लेकिन उन्होंने मिलिट्री कोलैबोरेशन के ऊपर, सैन्य जो साझेदारी की जाएगी उसके बारे में कुछ नहीं कहा. इसलिए नहीं कहा कि भारत के लिए ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है यदि वो लैंड पे यानी कि ज़मीन पे क्या करे, कोई मिलिट्री कोलैबोरेशन करे यूएसए के साथ, क्योंकि उसकी बाउंड्री जो है काफ़ी विवादित है किसके साथ, चीन के साथ. और 3 महीने से आपको पता ही है जैसा कि पीएलए जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चीन की और भारतीय जो सेना है उसके बीच में क्या है, गतिरोध चल रहा है. मिस्टर जयशंकर कमेंट्स आर ए clear-eyed assessment of India's constraint and avenues for its potential growth. तो जहाँ तक जयशंकर के वक्तव्य का सवाल है वो बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने ये कहा और आकलन करके ये बताया कि भाई भारत के लिए एक तरीके से सीमाएं क्या हैं और वो आगे किस तरफ क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है या बढ़ सकता है, वृद्धि कर सकता है. देखें नेक्स्ट, the assertion of India's strategic independence and resistance to the joining any alliance comes as a timely reminder amid the speculation that the tension with China with push India into a stronger clinch with the Washington, which is on its own collision course with the Beijing. तो कहा जा रहा है कि ये जो assertion रखी गई, ये जो बात रखी गई भारत के द्वारा,
तो ये देखिए कि जो रणनीतिक रूप से भारत क्या रहना चाहता है कि स्वतंत्र रहना चाहते हैं और किसी भी गठबंधन की तरफ शामिल नहीं होना चाह रहा है। उस समय जब ये एक परसेप्शन चल पड़ा है, एक तरीके से ये लोगों का मानना है, चाहे वैश्विक स्तर पे कहें या भारत के घरेलू स्तर पे कहें, कि भारत कहीं ना कहीं इसका जो झुकाव है वो यूएसए के साथ ज़्यादा हो रहा है और जो गठबंधन जो है वो काफ़ी मजबूत होती जा रही है, ठीक है। और उस समय हो रहा है जब यूएसए का ट्रेड वॉर या फुल एस्केलेशन आपने देखा कि कैसे मतलब कॉन्सुलेट को बंद कर दिया गया यूएसए में चाइना के, तो वो स्थिति और बिगड़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जब चीन और यूएसए आपस में लड़ रही है और ऐसा परसेप्शन होना कि भारत यूएसए की तरफ जा रहा है, अपने आप में भारत के लिए मुश्किलात आगे पैदा कर सकता है। देखिए, इट इज सिग्निफिकेंट दैट डिस्पाइट मल्टीपल रेफरेंस बाय द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पो to the India-China clashes, the death of Indian soldier at the Galwan Valley last month, and his call for India and the USA to jointly counter the China, the government has rightly chosen not to raise the tension with the China in any form other than the bilateral talk with the Beijing. अब देखिए, ये बहुत ही गौरतलब बात है, महत्वपूर्ण बात है कि यूनाइटेड स्टेट के अमेरिका के जो विदेश मंत्री है माइक पोम्पियो, उन्होंने भारत और चीन के झड़प के बारे में वक्तव्य दिए और अपनी संवेदना व्यक्त की। जो भारत के 20 सैनिक मारे गए गालवान घाटी में पिछले महीने, ठीक है, और भारत से ये एक मांग की एक तरीके से कि भाई भारत और यूएसए को साथ साथ मिलके चीन का क्या करना चाहिए, काउंटर करना चाहिए। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, उन्होंने बिल्कुल सही किया कि जो चीन के साथ जो भी तनाव चल रहे हैं उसको अपने द्विपक्षीय स्तर पे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा करने की बात भी कही है। तो भारत ने यूएसए के जो विदेश मंत्री हैं उनके वक्तव्यों को क्या किया है, दरकिनार करते हुए आपसी जो रंजिश है और जो परेशानी है, जो भी तनाव है भारत और चीन के बीच में, उसको द्विपक्षीय स्तर पे सुलझाने की बात कही है। Equally significant is the government's outreach to the Moscow, including a visit by the Defense Minister Rajnath Singh and the participation of Mr. Jaishankar in the Russia-India-China trilateral last month, and the External Affairs Minister comment that the India should also seek to build coalition with the middle powers such as the European Union and Japan. अब इसमें समझे कि क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि भारत एक कदम आगे बढ़ के मॉस्को तक पहुंचा, यानी कि यूएसएसआर की यदि बात की जाए तो वो पुराने समय की बात है, आज के डेट में रूस तक अपनी पहुंच को और आगे बढ़ाया है, ठीक है। जब राजनाथ सिंह अभी गए थे विजिट करने के लिए और साथ में एस जयशंकर ने भी जो त्रिपक्षीय जो वार्ता हुई पिछले महीने रूस, भारत और चीन के बीच में, उसमें भी हिस्सा लिया। और साथ में हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने ये भी कहा कि हम मिडल पावर्स के साथ भी अपने अच्छे संबंध बनाने चाह रहे हैं, साथ में जापान के साथ भी। मिडल पावर कहने का मतलब एक तरफ तो चीन है और दूसरी तरफ कौन है, यूएसए है। उसके बीच में यूरोप की बात की जाए या फिर जापान की बात की जाए या मिडिल ईस्ट के साथ हम अपने अच्छे संबंध बना के रखना चाहते हैं। देखिए, लास्ट पॉइंट इसमें देखिए क्या है, अ टाइम ऑफ क्राइसिस ऑफन क्लैरिफाइज, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए। अ टाइम ऑफ क्राइसिस ऑफन क्लैरिफाइज प्रायोरिटीज़। जब संकट की स्थिति होती है तो वरीयता जो अपने आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाती, क्लियर हो जाती है। At a time of a double crisis for India, battling the novel coronavirus pandemic in the country and Chinese aggression at the border, the message from the New Delhi is one of the carefully calibrated balance. तो कहा जा रहा है कि उस समय जब भारत दो तरह के संकट से निपट रहा है, एक तरफ तो कोरोना वायरस जो महामारी है उस स्थिति से देश जूझ रहा है, और साथ में बॉर्डर पे या सीमा पे जो चीन ने आक्रमण किया, एक तरीके से जो घुसपैठ की है, उससे भी जूझ रहा है। तो भारत का जो संदेश है वो क्या है कि वो बहुत ही सोच समझ के एक एक कदम उठाएगा जिससे कि संतुलन क्या रहे, बरकरार रहे। अब देखिए, ये तो भारत के
गुटनिरपेक्ष जो नीति थी उससे दूर जाने की बात, लेकिन फिर भी साथ में एक बैलेंस बनाए रखने की बात थी। अब दूसरा भी जो है वो चीन और यूएसए के संबंध जो काफ़ी बिगड़ते जा रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है। ह्यूस्टन में जो चीन की जो कॉन्सुलेट है उसका क्या है, उसको बंद कर दिया गया यूएसए के द्वारा। कहा गया कि आप बंद कर लीजिए, तो एक तरीके से ऑर्डर दे दी गई है कि अगले 72 घंटे में आपको क्या करना है, इसको बंद कर लेना है। तो एक चीज़ ये समझिए कि सबसे पहले कि कॉन्सुलेट होता क्या है। जैसे कि सबसे पहले एक दूतावास होता है जो, और उसके क्षेत्रीय कार्यालय को कॉन्सुलेट कहा जाता है। चाहे भारत का यूएसए में हो या चीन का यूएसए में हो, यूएसए का भारत में हो। जैसे जैसे आप यूएसए की बात की जाए तो भारत में एक तो नई दिल्ली में है दूतावास, मुंबई में कॉन्सुलेट जनरल है, समझ में आई बात। तो यूएई का देखिए कि जैसे कि केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम में, और ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है, आपको पता है कि गोल्ड स्मगलिंग के कारण से जो कि राजनयिक तौर तरीके से की गई, बहरहाल वो अलग मुद्दा है। लेकिन हम और आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये एडिटोरियल क्या कह रहा है। ये आपके यूपीएससी के जीएस पेपर सेकंड के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं उसमें ये क्या होगा, काम आएगा। तो देखिए, एस्केलेटिंग टेंशन ऑन द यूएस क्लोजिंग चाइना मिशन, तो जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। यूएसए ने जिस ढंग से चीन के की जो मिशन है या कॉन्सुलेट है उसको बंद कर दिया है। द डाउनवर्ड स्पाइरल इन द यूएस चाइना टाइज इज़ बैड न्यूज़ फॉर द होल वर्ल्ड। अब देखो कि एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ चीन के बीच का जो संबंध है वो बिल्कुल निचले स्तर पे जा रहा है, और ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। द यूएस डिसीजन टू क्लोज China's consulate in Houston is an unprecedented escalation in the steadily deteriorating ties between the two largest economy। तो कहा जा रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट का ये निर्णय कि चीन जो है अपने कॉन्सुलेट को बंद कर दे ह्यूस्टन के अंदर, ये क्या है, अप्रत्याशित रूप से क्या हो रहा है, दोनों देश के बीच में जो तनाव बढ़ता जा रहा है या जो इनके संबंध बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसमें ये एक तरीके से चढ़ाव देखा जा सकता है। ठीक है, और ये दुनिया की दो सबसे बड़ी क्या है, अर्थव्यवस्था है। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज एक्यूज्ड द कॉन्सुलेट एंड अदर चाइनीज डिप्लोमेटिक मिशन इन द कंट्री ऑफ इकोनॉमिक एस्पियोनेज, visa fraud, attempted theft of the scientific research, allegation that the China has denied। क्लियर। जहाँ तक ट्रंप प्रशासन का सवाल है, उसने चीन के राजनयिकों के ऊपर जो कि कॉन्सुलेट के हैं उनके ऊपर क्या लगाया, आरोप लगाया है कि वे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से क्या कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, और वीज़ा का भी इन्होंने धोखाधड़ी किया, और साथ में वहाँ की जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसको भी चुराने की कोशिश की गई है, जिसको कि चीन क्या कर रहा है, सिरे से खारिज कर रहा है। अब देखिए, इट इज़ announce visa restriction on a student, impose sanction on the Chinese official over a Hong Kong security law, and is reportedly considering a sweeping travel ban on the millions of members of the Chinese ruling Communist Party। देखिए, मेरी कोशिश ये है कि एक एक सेंटेंस को पढूं और उसके बाद उसकी व्याख्या दूं, ठीक है, जिससे कि चीज़ों को आप सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी के रूप में ही नहीं, जीएस के रूप में ही नहीं, उसको एक समग्र रूप में समझ सके। अदरवाइज़ इसको ऐसा भी किया जा सकता है कि 10 मिनट के अंदर दोनों एडिटोरियल के जो कुछ पॉइंट्स है उसको समझाया जा सकता है। तो एक समग्र चीज़ आप समझिए, लैंग्वेज को भी यदि आप समझ पाएंगे तो आपके मीन्स आंसर राइटिंग के अंदर ये काफ़ी क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा, और साथ में पीटी के क्वेश्चंस तो आप संभाल ही पाएंगे। तो समझिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि यूएसए ने क्या किया, वीज़ा के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया चीन के छात्राओं के लिए, और साथ में जो सैंक्शन इम्पोज कर दिया, मतलब एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया चीनी जो अधिकारी हैं, ठीक है, वो किस कारण से कि हांगकांग का जो सिक्योरिटी लॉ पास किया चीन ने और वो जो लागू किया, वो एक अलग मुद्दा है कि चीन कहता है कि 1 नेशन 2 सिस्टम की बात करता है, लेकिन यूएसए का कहना है कि वहाँ पर क्या किया जा रहा है कि चीन के द्वारा दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, ठीक है, जो विद्रोह है उसको दबाया जा रहा है, ठीक है।
तो इसके ऊपर भी उन्होंने जो हांगकांग के जो चाइनीज़ ऑफिशियल है उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। और साथ में ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि चीन के जो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो लाखों लाख जो सदस्य हैं उनके ऊपर भी क्या लगाया जा सकता है, यात्रा का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्सुलेट डिसीजन इज बाय फार द मोस्ट ड्रास्टिक मेजर। लेकिन जो ये कॉन्सुलेट ह्यूस्टन में बंद करने की जो घोषणा की गई है वो अपने आप में सबसे ड्रास्टिक कदम है, यानी कि सबसे मतलब कठोरतम कदम, सीधे तौर से जो कठोरतम कदम ली गई है। दिस इज द फर्स्ट टाइम चाइनीज मिशन इज बीइंग क्लोज इन द यूएसए सिंस द बोथ कंट्रीज नॉर्मलाइज डिप्लोमेटिक रिलेशन इन 1979। ठीक है, तो 1979 में जब दोनों देश के बीच में जो राजनयिक संबंध हैं वो क्या हुए, सामान्य हुए, तो उसके बाद से जो डिप्लोमेटिक मिशन एक दूसरे के यहाँ सुचारू रूप से चल रहा था। और उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का कठोरतम कदम लिया गया है, किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। सिंस द टैरिफ वॉर दैट द प्रेसिडेंट ट्रंप लॉन्च्ड इन 2018, चाइना हैज़ रिटेलिएटेड अगेंस्ट एवरी हॉस्टाइल मूव बाय द यूएस। तो अब एक चीज़ आप समझिए कि जब से टैरिफ वॉर चल रही है, टैरिफ वॉर कहने का मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं वो एक तरीके से हो रहा है कि जब यूएसए क्या कर रहा है कि चीन के सामानों के ऊपर जो कुछ भी वो आयात करता है उसके ऊपर यदि ज़्यादा टैक्स इम्पोज करता है या अपना जो एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर कम टैक्स इम्पोज करता है, तो इसके बदले की कार्रवाई में चाइना भी उसके अगेंस्ट में ऐसे ही कदम उठाती है। तो इसको हम टैरिफ वॉर कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, इस बात को आप समझें। तो 2018 से ये टैरिफ वॉर किसके बीच में चल रहा है, यूएसए और चीन के बीच में चल रहा है, जिसकी शुरुआत जो है तो किसने की, जिसकी शुरुआत वहाँ से ट्रंप ने की। अब देखिए कि चाइना ने क्या किया, उसके हर एक कदम का प्रतिकार किया है, यूएसए के हर एक कदम का प्रतिकार किया इस मामले में। China made matter worse by providing refuge in its San Francisco consulate to one of the Chinese researchers against whom the US has issued an arrest warrant because she allegedly lied to the authorities about her ties to the army। अब देखिए चीन ने इस स्थिति को और बदतर तब कर दिया जब सैन फ्रांसिस्को में जो चीन की जो कॉन्सुलेट है उसमें उन्होंने एक शरण दी, किसको, एक चाइनीज़ रिसर्चर को, चीन के अनुसंधानकर्ता को, ठीक है, और उसके ऊपर अरेस्ट वारंट इशू किया गया था, किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उसने उस महिला का संबंध किससे था, चीन की आर्मी से था। तो जब उसको रिफ्यूज़ दिया गया या शरण दी गई कॉन्सुलेट के अंदर, तो स्थिति और क्या हुई है, बिगड़ी है। The US-China tension are no longer about the trade and technology। अब ये बात सिर्फ और सिर्फ व्यापार या तकनीकी से नहीं रह गई है, मतलब एक 1-to-1 वाली बात हो गई है। What started as a trade war has snowballed into a larger geopolitical contest between the two superpowers, something the world has not seen since the hostile competition between the US and the Soviet Union during the Cold War। अब देखिए एक चीज़ आप ये समझिए कि जहाँ तक ट्रेड वॉर का सवाल है, शुरुआत वहीं से हुई, लेकिन स्थिति जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। और ये आप देखिए कि भू राजनीतिक एक लड़ाई के रूप में बढ़ के आ गई है। और ये दो सुपर पावर के बीच में, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ चाइना के बीच में हो रहा है। और ऐसी कोई लड़ाई जब से कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, जो कि यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में हुआ करती थी, इस दुनिया ने नहीं देखा है। तो ये जो चीज़ें हो रही है वो थोड़ी सी अप्रत्याशित सी है। प्रेसिडेंट ट्रंप who is under attack at home for handling of his novel coronavirus pandemic may be finding comfort in ramping up tension with the China in the election year। तो समझिए जहाँ तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने कोविड-19 की स्थिति को सही ढंग से नहीं संभाला है, उनको एक बहुत ही एक आराम का मुद्दा मिल जा रहा है इस चुनावी वर्ष में, जब राष्ट्रपति का चुनाव होना है नवंबर में, कहाँ पर, तो यूएसए के अंदर। तो उनके लिए ये जो मुद्दा है, यदि एस्केलेशन होता है, जो तनाव बढ़ता है,
तो वो अपने कोर कंस्टिट्यूंसी जो कि थोड़े से रेडिकल किस्म के हैं यूएसए के अंदर, उनको क्या करवाएंगे, संभाल पाएंगे, एकजुट कर पाएंगे और वोट हासिल हो पाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। But what makes the crisis dangerous in the long term is that there is a growing consensus in the Washington that the hostile China resorting to large-scale espionage poses a serious threat to the US-dominated international order. लेकिन बात यहाँ तक नहीं है कि ट्रेड वॉर से शुरू हुई, टेक्नोलॉजी पे ये बात आई, फिर जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट हो रहा है। बात यहाँ ज़्यादा गंभीर हो रही है जब यूएसए के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो डेमोक्रेट हो या जो रिपब्लिकन हो या दूसरे लोग हैं, उनकी बीच में ये अवधारणा बनती जा रही है कि चीन जो है काफ़ी हॉस्टाइल है, दुश्मनी वाला रवैया रखता है और काफ़ी बड़े पैमाने पे जासूस कर रहा है, और जो पूरे वैश्विक व्यवस्था में जो यूएसए का जो दबदबा है उसको कहीं ना कहीं इस चीन से क्या मिल रही है, चुनौती मिल रही है। अब देखिए, द वाशिंगटन विच हैड फॉट ट्रम्प्स overtures towards Russia and several other policy measures is in a line with the president in a confrontation policy towards the China, which has already done serious damage to the bilateral relations that cannot be reversed easily. तो कहा जा रहा है कि वाशिंगटन के अंदर जो पूरी की पूरी जो अभी प्रशासन है, ठीक है, और ट्रम्प प्रशासन की यदि बात की जाए तो रूस के मामले में भी ऐसा कुछ पहल हुआ, ठीक है, और बहुत सारे इन्होंने नीतिगत क्या लिए हैं, कदम उठाए हैं, जो कि जैसा चीन के साथ इनका झगड़े वाला रवैया वैसा ही दूसरे देशों के साथ भी हो रहा है, ठीक है। और चीन के साथ जहाँ तक सवाल है तो जो द्विपक्षीय संबंध है, ठीक है, वो इतना गिर चुका है, इतने निचले स्तर पे जा चुका है कि उसको पुनः फिर से सामान्य स्थिति में ला पाना क्या होगा, मुश्किल काम होगा। अब देखिए, इंसिडेंटली द यूएस चाइना इज अनफोल्डिंग एट ए टाइम, crisis is unfolding at a time when the Beijing is also acting more aggressively in the Asia, picking fight with the countries in the neighborhood from India to Vietnam and Malaysia. देखिए, गौरतलब बात ये है कि यूएस और चीन के बीच का जो ये तनाव है उस समय ये हो रहा है जिस समय बीजिंग जो है एशिया के अंदर भी काफ़ी, मतलब बीजिंग कहने का मतलब चीन की यदि बात की जाए तो एशिया के अंदर भी काफ़ी आक्रामक रूप में है, और वो क्या कर रहा है, अपने पड़ोसी देशों के साथ लड़ रहा है एक तरीके से देखिए तो, चाहे वो भारत हो या वियतनाम हो या मलेशिया हो। द मैसेज फ्रॉम चाइना इज़ दैट it is ready for a long game of escalation as long as the US keep playing it. अब जो एक संदेश दिया जा रहा है चीन के द्वारा कि वो बिल्कुल तैयार है एक लंबी लड़ाई लड़ने का, कि एस्केलेशन कहने का मतलब तनाव को बढ़ाने का, किसी भी हद तक वो जाने को तैयार है जब तक कि यूएसए ये तनाव बढ़ाना चाहता है। मतलब तू डाल तो मैं पात वाली स्थिति है, मतलब चीन कहीं से भी ये रुख नहीं दिखला रहा है कि वो पीछे हटने वाला है। यदि तनाव बढ़ती है किसके साथ, तो यूएसए के साथ। दिस इज ए साइक्लिकल ट्रैप, measure and countermeasure keep taking ties in to the new lows with no possibility of an exit. तो कहा जा रहा है कि ये एक तरीके का दुष्चक्र है जिसमें कि चीन और यूएसए फंस रहा है, ठीक है, जिसमें कि यदि एक के द्वारा कोई कदम उठाए जाते हैं तो उसके अगेंस्ट दूसरे के द्वारा कदम उठाया जाता है, और जो संबंध है वो इतने निचले स्तर पे पहुंच चुकी है या पहुंच सकती है जिससे कि बाहर निकल पाना क्या होगा, मुश्किल काम होगा। If this deterioration is not arrested immediately, US and China risk a total breakdown in the diplomatic relation. कहा यह जा रहा है कि यदि ये जो गिरावट आई है दोनों देश के बीच संबंध का, यदि इसको तत्काल न रोका जाए, अरेस्ट करने का मतलब यहाँ पर रोकने से है, तत्काल न रोका जाए, तो यूएसए और चीन के जो संबंध हैं वो बिल्कुल क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, खास करके राजनयिक संबंध की यदि बात करें। और दैट इज़ द बैड न्यूज़ फॉर द होल वर्ल्ड, और ये क्या है, दुनिया के लिए बहुत ही ख़राब सा कह सकते हैं कि खबर है। तो ये आज के द हिंदू एडिटोरियल की एनालिसिस थी।
और मैं हमेशा की तरह डेली मंडे टू सैटरडे एडिटोरियल के एनालिसिस पे बना रहूँगा आपके साथ। संडे को FAQs आती है द हिंदू की, उसको भी हम करेंगे संडे को। बाकी का मंडे टू सैटरडे ये एडिटोरियल, 2 एडिटोरियल होती है जो हम किया करेंगे आपके साथ डिस्कशन। अब देखिए कि यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता हो, यदि तो आप मेरे चैनल को, नितिन सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। इन चीज़ों से हमारे उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी, उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। तो आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे इस कोविड-19 की स्थिति में, और घर से जहाँ तक हो सके यदि ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, और निकले भी तो मास्क पहन के, और जो साधारण से उपाय करने चाहिए हम और आपको संक्रमण से बचने के लिए वो करते रहें। धन्यवाद आप लोगों का मेरी इस वीडियो क्लास में बने रहने के लिए। थैंक यू।